अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले लास्ट वाले लेक्चर के कंटेंट को रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की डिस्कशन हमने की थी। हमने ये देखा था कि डीकम्पोजिशन को अचीव करने के लिए हाउ वी कैन यूटिलाइज अ ट्री स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखी थी जिसपे हम लोगों ने डीकम्पोजिशन के रूल अप्लाई किए थे टू कम अप विद एन इनिशियल आर्किटेक्चर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन को अटेन करने के लिए इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और वेल डिफाइंड इंटरफेसेस क्या होते हैं और इंटरफेस के बगैर इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है और इंटरफेस के साथ इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है। आज के लेक्चर की डिस्कशन हम लोग वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सॉफ्टवेयर डिजाइन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है प्रिंसिपल्स, जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वाइंड अप कर ली थी। अब दूसरा हमारा कंपोनेंट है क्राइटेरिया टू इवेल्युएट या टू डिजाइन अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, जिसकी डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंड द थर्ड वुड बी द टेक्निक्स, कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें यूज करनी चाहिए व्हाइल वी आर डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर के अंदर क्राइटेरिया की जो हमारा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, उसके ऊपर हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि क्राइटेरिया ऐसे कौन कौन से मौजूद हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर जिसको हम लोग यूज करें टू अचीव अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट नजर आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको कुछ क्राइटेरिया के पैरामीटर नजर आ रहे होंगे, लाइक कंप्लीट, सफिशिएंट, सिंपल, प्लॉजिबल, homogeneous without redundancy, extensible, focused and loosely coupled and cohesive। इन पे डिस्कशन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और जो राइट हैंड साइड वाला आपको टेबल नजर आ रहा है वो कुछ टेक्निक्स को रेफर कर रहा है। ये मैंने दोनों चीजें एक डायग्राम में इससे लिखी हैं कि जस्ट टू गिव यू अ परसेप्शन कि दीज टू थिंग्स आर हाईली रिलेटेड, यानी अगर एक क्राइटेरिया अच्छा होगा तो इट विल हैव अ वेरी गुड इंपैक्ट ऑन द टेक्निक। तो हम लोग इसी तरीके से आज जो सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्राइटेरिया का एस्पेक्ट है उसके ऊपर हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो हमारा है कंप्लीटनेस का। इसका मतलब ये है, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की टर्म है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाएं व्हाइल वी आर डिजाइनिंग आवर सॉफ्टवेयर, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी रेलिवेंट और रिलेटेड फीचर्स हैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के या एक पर्टिकुलर सिस्टम के, वो हम लोग गैदर कर लें। मतलब हम मॉड्यूल लेवल के ऊपर जितनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करेंगे उतना ही बेहतर है उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी इन रिलेशनशिप विद टू द अदर मॉड्यूल्स। और जब हमने एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट करवाना है तो जितनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन होगी उतना बेहतर तरीके से हम लोग दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरफेस कर पाएंगे। इंटरफेस की डायरेक्टली डिपेंडेंसी होती है द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वी हैव विद इन आवर पर्टिकुलर मॉड्यूल और विद इन आवर पर्टिकुलर सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जो कि हम लोग अपनी डिस्कशन में देखेंगे भी कि हमने 2 सिस्टम को आपस में इंटरैक्ट करवाना है। अभी तक हमने अपनी साइड डिस्कशन फोकस की हुई है कि एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स की इंटरेक्शन कैसे होगी। समवेयर डाउन द रोड जब हम लोग कुछ एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के कवर कर चुके होंगे इन मोर डिटेल, तो फिर हम लोग एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो देखेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि 2 सिस्टम्स की इंटरेक्शन करने के लिए आपको किस तरह की एब्स्ट्रैक्शन या किस तरह के इंटरफेसेस चाहिए होते हैं और वो कौन से फीचर्स होते हैं जो विद इन सिस्टम कम्युनिकेशन को हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर हमारे पास या सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है वो है कंप्लीटनेस का। ये हमें ये कहता है कंप्लीटनेस का क्राइटेरिया कि जितने भी रेलेवेंट और रिलेटेड फीचर्स हैं वो हमारे एक कंपोनेंट का पार्ट होने चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी ग्रुप हमारी किस्म की फीचर्स हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग उन्हें जमा करें टू अचीव बेटर एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा बेहतर होगी विद इन द कंपोनेंट उतना ही ज्यादा उसकी रीयूजेबिलिटी का एस्पेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो कोर इशू है
वो ये है कि वी डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने एक बार अपना एक मॉड्यूल बना लिया एज पर सम रिक्वायरमेंट, और अगर वही रिक्वायरमेंट्स हमें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी आ जाती हैं तो हम ऑलरेडी बने हुए मॉड्यूल को रीयूज कर लें, दोबारा से हम स्क्रैच से उसकी डेवलपमेंट ना करें। इसके दो इंपैक्ट होंगे। सबसे पहला इंपैक्ट तो होगा कि हमारा टाइम बचेगा। दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि जो हमें एफर्ट रिक्वायर्ड है उसकी टेस्टिंग के ऊपर, उसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर, वो नहीं लगानी पड़ेगी। और हमारा जो मॉड्यूल है इट इज ऑलरेडी टेस्टेड, यानी वो मैच्योर मॉड्यूल हो चुका हुआ है। हमें उसको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जब हम इसको क्लाइंट साइड पर डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉयमेंट के क्या इश्यूज आएंगे, या हमारा क्लाइंट कैसे रिएक्ट करेगा, या इसके अंदर मेंटेनेंस के क्या इशू आएंगे, उनसे हमारी बड़ी हद तक रिलीव हो जाएगा हमें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे कंप्लीटनेस का है। कंप्लीटनेस इज अ रेलेवेंट टर्म, इट कैन बी मार्क्ड अप टू सम स्केल। अब कंप्लीटनेस जो है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, हम कुछ बेहतर हद तक अचीव कर सकते हैं कंप्लीटनेस अकॉर्डिंग टू सम परसेंटेज और अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सम क्राइटेरिया। 100% कभी भी नहीं होती कंप्लीटनेस। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा है विच इज रेलेवेंटली न्यू क्राइटेरिया, दिस इज प्लॉजिबल क्राइटेरिया। अब जो प्लॉजिबल का क्राइटेरिया है वो हमें सिंपल सा रूल सिखाता है। वो रूल ये है कि हमारे दिमाग में ये एक परसेप्शन होती है कि मैं जितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाऊंगा उतना अच्छा होगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। एक बड़ी मशहूर सेइंग है, कीप इट सिंपल। मतलब यू थिंक सिंपलर, डिजाइन, यू शुड डिजाइन अ सिंपलर एंड यू विल अचीव अ गुड डिजाइन। कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, रादर इट इज अदर वे अराउंड। तो प्लॉजिबल ये कहता है कि हमारा जो सिस्टम का डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल हो। अब इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये होता है कि डिजाइन देखने वाले को उसको समझने के लिए 10 और चीजें ना देखनी पड़े। यानी अगर हमने कोई ऐसा आर्किटेक्चर बना दिया है कि हमारा कोई मतलब दूसरा कोई हमारा पार्टनर, हमारा टीम मेंबर है, वो उस आर्किटेक्चर को देख रहा है और वो कहता है यार इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए मुझे पहले 10 किताबें और पढ़नी पड़ेगी तभी हमें समझ आएगा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर, रादर देन कि हम बहुत कोई हम हाई फाई किस्म का आर्किटेक्चर बना दें तो वो बेहतर हमारा क्राइटेरिया नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा कंप्लीट सिस्टम का आर्किटेक्चर बनेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स ही, लेकिन हमारा शुरू में एम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। वी विल अचीव कॉम्प्लेक्सिटी वाया सिंपलिसिटी। ये सिंपल सा रूल है कि आप बिल्कुल सिंपल सोचें और चीजों को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब अगर एक काम को करने के लिए आपके पास 2 स्टेप मौजूद हैं और वही काम करने के लिए आपके पास 6 स्टेप मौजूद हैं, एट द एंड ऑफ द डे काम तो हो जाएगा, लेकिन 6 स्टेप वाले में आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसके अंदर मेंटेनेंस का इशू ज्यादा आएगा, उसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और सबसे ज्यादा आपको ब्रेन ज्यादा लगाना पड़ेगा। एज कंपेयर टू अगर हमारा वही काम 2 स्टेप में हो जाता है तो इट इज गुड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोर स्टेप्स डज नॉट गारंटी द क्वालिटी ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। यानी हमारा जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होता कि हमने कितना कॉम्प्लेक्स उसको डिजाइन कर दिया है या हमने उसको कितना हाई फाई कर दिया है। तो प्लॉजिबल ये कहता है कि जस्ट कीप इट सिंपल, मतलब एज सिंपल एज यू कैन। तो ये हमारा प्लॉजिबल का क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा है वो है हमारा होमोजीनस। अब ये टर्म जो है ये आप बाकी कोर्सेज में भी आप पढ़ते रहे होंगे, डेटाबेस में आपने पढ़ी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने ये कॉन्सेप्ट लाजमी पढ़ा होगा। अब जो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर है वो कॉन्सेप्ट तो वही है, मतलब कि जितने भी हम लोग डीकंपोजिशन अपने सिस्टम की करें, मतलब सब सिस्टम बनाएं, ट्री स्ट्रक्चर बनाएं या लेयर्स बनाएं, दे ऑल शुड फोकस ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सेट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बैंक का सिस्टम बनाया है और हमने उसके अंदर एक मॉड्यूल या एक लेयर बनाई है जो किसी भी क्लाइंट का सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट वो करता है कैलकुलेट मंथली, ईयरली या बाय एनुअली व्हाट्सएवर। उस मॉड्यूल के अंदर जब हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कस्टमर की एजुकेशन कितनी है, क्योंकि दीज टू आर टोटली इररेलेवेंट थिंग। देखने में तो लगता है कि यार कि एजुकेशन तो कस्टमर की है, लेकिन जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है, जो हमारी फंक्शनैलिटी है, मतलब जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी
एजुकेशन के ऊपर नहीं है, आई मीन कस्टमर की, उसकी डिपेंडेंसी कस्टमर की अमाउंट के ऊपर है जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुई हुई है। तो होमोजीनियस का मतलब ही होता है वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ डाटा, मतलब एंटिटी हो या हमारा डाटा सेट हो, एक डाटा सेट के अंदर मल्टीपल तरह की चीजें आ सकती हैं। होमोजीनियस ये कहता है कि आप जब अपने बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करें या जब अपनी रिक्वायरमेंट्स को आप डिफाइन करें या रिक्वायरमेंट्स को आप जब गैदर कर रहे हो या उनको आपस में मिला रहे हो, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आप आपस में मिलाएं कि वो उनके ऊपर ऑपरेशंस होमोजीनियस हो, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर ऑपरेशन और तरह के होंगे। जो कस्टमर की बैंक के अकाउंट के अंदर उसकी सेविंग मौजूद है, उसके ऊपर आप एजुकेशन नहीं अप्लाई कर, एजुकेशन के क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ये होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसको लेमन टर्म में या आप लोगों ने बाकी कोर्सेज में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं अ 3 टियर आर्किटेक्चर। अब जो ये 3 टियर आर्किटेक्चर है, ये हमें मतलब इट्स अ वेरी फेमस डायग्राम। अब आई विल ट्राई टू कंपेयर इट विद दैट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनिटी या होमोजीनियस, ये चीज कैसे है। अब यहां पे आपको 3 लेयर्स स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। सबसे पहली लेयर फ्रॉम द बॉटम है आपकी डाटा लेयर, दूसरी लेयर जो उसके ऊपर है वो है आपकी बिजनेस लॉजिक या बिजनेस लेयर, और जो तीसरी लेयर है वो है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर या यूजर इंटरफेस लेयर, जिसको हम लोग हरफे आम बोलते हैं कि ये हमारी गुई की लेयर है, कि इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेयर। अब यहां पे होमोजीनियस वाली चीज कैसे आएगी ये अब आपको समझनी है। अब जो डाटा लेयर है इसके अंदर हमने वो सारे के सारे मैकेनिज्म स्टोर किए हुए हैं या वो सारे के सारे तरीके हमने स्टोर किए हुए हैं जो डाटा की इंटरनल स्टोरेज के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। मतलब वी कैन यूज हेयर Oracle, वी कैन यूज हेयर MySQL, वी कैन यूज हेयर फाइल सिस्टम, वी कैन यूज हेयर MySQL, वी कैन यूज हेयर Microsoft Access। मतलब जितने भी डाटा को परसिस्टेंटली स्टोर करने के तरीके हैं वो इस लेयर ने अपने अंदर इनकैप्सुलेट किए हुए हैं। यानी ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर हैविंग होमोजीनियस फंक्शनैलिटी। यानी डाटाबेस के अंदर सिर्फ डाटा ही स्टोर होता है, डाटाबेस की अंदर जो डाटा की प्रोसेसिंग है वो डाटाबेस हमें नहीं देगा। यानी डाटा लेयर जो हमारी है, इट विल नॉट प्रोवाइड अस विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, क्योंकि ये होमोजेनिटी के रूल के अगेंस्ट है और एब्स्ट्रैक्शन के रूल के भी अगेंस्ट है। मतलब जो हमारी डाटा लेयर है वो सिर्फ उन मैकेनिज्म्स को उसने अपने अंदर इंकैप्सुलेट किया हुआ है या उन मैकेनिज्म को उसने अपने अंदर बिल्ट इन किया हुआ है जो डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड है, नॉट विद द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन दैट डाटा। अब जो हमारी लेयर नंबर 2 है विच इज बिजनेस लॉजिक लेयर, इस लेयर का जो काम है या जो इसके अंदर जिस मकसद के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, इस लेयर का मकसद है कि जो डाटा मौजूद है डाटाबेस के अंदर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे। अब प्रोसेसिंग से मुराद मेरी ये बिल्कुल नहीं है कि वो इसको किसी ग्रिल मशीन से गुजार दे या इसके ऊपर कुछ कंप्यूटर बंद कर दे। प्रोसेसिंग से मुराद हमारी टेक्निकल टर्म में होती है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को फेच करे फ्रॉम डाटाबेस। मतलब जो भी हमारा क्लाइंट हमें बोल रहा है डाटा को फेच करने, या जो हमारा क्लाइंट हमें बोल रहा है कि रिक्वायर्ड डाटा उसे चाहिए, इस लेयर का काम यह है कि वो ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करे, ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस को देखे या लिखे जिसकी मदद से हम यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इस लेयर के अंदर डाटा की सर्चिंग हो सकती है, इस लेयर के अंदर डाटा की सॉर्टिंग हो सकती है, इस लेयर के अंदर हम डाटा को उसके अंदर हमको डाटा ऐड कर सकते हैं, हमको डाटा रिमूव कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात गौर से देखिएगा, जितने मैंने आपको फंक्शंस बोले हैं इनमें एक वर्ड कॉमन है, वो है डाटा। और जो डाटा है वो इस लेयर के अंदर मौजूद नहीं है। इस लेयर के अंदर सिर्फ वो सारे प्रोसेसेस मौजूद हैं जो डाटा के ऊपर अप्लाई होने हैं। मतलब इस लेयर के अंदर जितनी भी चीजें हमने इनकैप्सुलेट की हुई हैं या जितनी भी चीजें हमने जमा की हुई हैं वो प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं। सो दिस लेयर इज बेसिकली अ प्रोसेस होमोजीनियस। यानी इसके अंदर अब डाटा की रिप्रेजेंटेशन हमारा इशू नहीं है। इस लेयर के अंदर हमारा इशू ये है
कि जो हमने डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा के ऊपर जो हमने डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करने हैं वो क्या क्या होंगे और वो कैसे अप्लाई होंगे। डाटा अब हमने नहीं देखना, अब हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे वाई का लूप लगाना है, यहाँ पे हमने इफ लगाना है, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड सेट यूज करना है, यहाँ पे हमने कर्सर यूज करने हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस प्रोसेसेस को अचीव करने की लॉजिक है, यानी जितनी भी हमारी बिजनेस लॉजिक है, वो इस लेयर के अंदर होमोजीनियसली हमने इनकैप्सुलेट की हुई है। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ लेयर नंबर 2, बिकॉज इस लेयर के अंदर डाटा के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमारा इशू नहीं है, और इस लेयर के अंदर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोसेस कौन कौन से होंगे, नंबर 1, और दूसरा उन प्रोसेसेस को अचीव करने के लिए व्हाट इंटरनल लॉजिक वी नीड। अब जो हमारी तीसरी डायग्राम या जो हमारी तीसरी लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। इसको GUI भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर का काम या वो फंक्शनैलिटी जो इस लेयर ने अपने अंदर इनकैप्सुलेट की हुई है, वो फंक्शनैलिटी है डाटा रिट्रीवल की। अब डाटा रिट्रीवल से मेरी मुराद ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो इस लेयर से सिर्फ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा या लेयरिंग के रूल को आप दोबारा या अपने दिमाग में लेके आए। मैंने आपको कल बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि लेयर्स जो हैं वो जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर से ही बात कर सकता है, और एप्लीकेशन लेयर सिर्फ बिजनेस लॉजिक वाली लेयर को रिक्वेस्ट पुटअप करेगी एंड सो ऑन। सो जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली बिजनेस लॉजिक वाली लेयर से बात कर ही नहीं सकता, जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली डाटा लेयर से बात कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर से बात करेगा। मतलब वो किसी वेब ब्राउजर के थ्रू बात कर सकता है, वो किसी फॉर्म के थ्रू बात कर सकता है, या वो रिमोट कनेक्शन के थ्रू बात कर सकता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट आएगी प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही। अब जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका काम सिर्फ इतना है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा उसको मिल रहा है। डाटा कहां से मिल रहा है? बिजनेस लॉजिक की लेयर से मिल रहा है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है, जो उसके पास रिक्वायर्ड डाटा आ रहा है एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम बिजनेस लॉजिक, वो उस डाटा को थोड़ा रिफाइन करेगी। रिफाइन मीन कि उसको यूजर को दिखाने के लिए उसकी फॉर्मेटिंग करेगी, उसका फॉन्ट सही करेगी, उसको बोल्ड करेगी, या जितने भी आपके फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन वाली लेयर उस डाटा के ऊपर अप्लाई करेगी और वो फिर इन रिटर्न यूजर को दिखा देगी। मतलब इस लेयर का काम सिर्फ ये है कि डाटा प्रेजेंट करना है इसने यूजर को। डाटा ने फैच कैसे होना है, डाटा ने स्टोर कैसे होना है, वो इस लेयर का काम बिल्कुल भी नहीं है। इस लेयर का काम सिर्फ ये है कि जो डाटा फैच हुआ हुआ उसको मिल रहा है फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक, वो सिर्फ उस डाटा को उसको फॉर्मेट करे और उसको उस फॉर्म में ले आए कि इट शुड बी प्रेजेंटेबल टू द यूजर। यूजर जब वो डाटा को देखे तो उसको कुछ मीनिंग समझ आए, क्योंकि एक बात याद रखें, जो हमारा यूजर है ही और शी इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, वो एक लेमैन यूजर है, तो उसको ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि हमने MySQL से डाटा फैच किया है, हमने इसके अंदर ADO कंपोनेंट यूज किए हैं या हमने डाटा सेट यूज किया है। उसको सिर्फ ये कंसर्न है कि जो डाटा उसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो डाटा उसके मुताबिक है कि नहीं। अब यहां पे इस डायग्राम की डिस्कशन खत्म करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रीआइटरेट कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल MySQL डेटाबेस यूज किया हुआ है फॉर द इंटरनल स्टोरेज। अब अगर समवेयर डाउन द रोड हमारी कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो MySQL है वो इतना हैवी नहीं है कि वो हमारी अमाउंट ऑफ डाटा को या जो हमारा क्वांटम ऑफ डाटा है उसको हैंडल कर सके। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग जी MySQL से Oracle पे स्विच करते हैं। अब जब स्विचिंग होगी MySQL की Oracle से, एब्स्ट्रैक्शन हमें यह कहता है कि इट विल हैव जीरो इंपैक्ट ऑन द बिजनेस लॉजिक लेयर, क्योंकि हम डेटाबेस स्विच कर रहे हैं, हम बिजनेस लॉजिक लेयर को यह नहीं बता रहे कि हमने डेटाबेस स्विच किया है। डाटा वही है जो कि पहले MySQL में था। वी हैव जस्ट स्विच फ्रॉम वन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू एन अदर DBMS विदाउट चेंजिंग द डेटा, क्योंकि बिजनेस लॉजिक लेयर को इससे कंसर्न नहीं है कि हम MySQL यूज कर रहे हैं कि Oracle यूज कर रहे हैं। उसको सिर्फ ये कंसर्न है कि जो डाटा उसको चाहिए है वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लाइकवाइज अगर हम समवेयर डाउन द रोड ये डिसाइड करते हैं
कि सर्च क्राइटेरिया के लिए या सॉर्टिंग के लिए पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट यूज कर रहे थे बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर। अब हम लोग कहते हैं नहीं कि हमने मर्ज सॉर्ट यूज नहीं करना, अब हम लोगों ने बबल सॉर्ट यूज करना है। तो दिस विल हैव जीरो इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन लेयर। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको बिजनेस लॉजिक लेयर की इंटरनल वर्किंग से कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्टेड लेयर। ये होमोजीनियस लेयर है, वो दूसरी लेयर्स को अपनी इंटरनल वर्किंग नहीं बता रही। तो जो सॉर्टेड डाटा है, आई रिपीट, जो सॉर्टेड डाटा है जो बिजनेस लॉजिक ने डाटा लेयर से फेच किया है, उसके ऊपर बबल सॉर्ट अप्लाई किया है और वो उसने एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है प्रेजेंटेशन लेयर को। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम सिर्फ इतना है कि जो भी डाटा उसको मिले, सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, ये काम उसका नहीं है, उसको रैप अप करे इन अ गुड शेप और वो डाटा यूजर को आउटपुट के तौर पर दिखा दे ताकि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाटा मिल जाए। नाउ दिस इज द our discussion on homogeneity. Now the next feature is the focused criteria. अब जो focus criteria है इसकी डायरेक्ट मैपिंग है जो हमारा एक रूल होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल या सेपरेशन ऑफ कंसर्न रूल। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न रूल ये कहता है हमें कि जब भी हम अपना सिस्टम डिफाइन करें, जब भी अपना हम सिस्टम को डिजाइन करें, तो उसके अंदर जो हम ब्रेकअप कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग रिलेटेड फीचर्स को तो देखें, हम उसकी फंक्शनैलिटी को भी देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखें कि उसने किस मॉड्यूल को डाटा एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है और उसने किस मॉड्यूल से डाटा को रीड करना है। मतलब कहने का यह है कि जो उस मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम लोग अपने दिमाग में रखें कि ऐसा नहीं हो कि मॉड्यूल ए को एक, अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई सॉर्टिंग करनी है या फॉर एग्जांपल उसने कोई प्रिंटिंग करनी है तो उसके अंदर सॉर्टिंग वाला मैकेनिज्म तो हम बिल्ट इन कर दें, लेकिन जो प्रिंटिंग वाला चीज है या प्रिंटिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो उसके अंदर नहीं हो। प्रिंटिंग के लिए उसको किसी दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी हो, यानी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के बाद, या हम अपनी आरएस जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है उसके बाद जब हम अपने कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो वी शुड ट्राई कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने फोकस्ड होके अपने सब सिस्टम या लेयर्स या ट्री स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करें। और दूसरा काम ये कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो जो भी उसके रिलेटेड टास्क हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी वो सेपरेट होने चाहिए फ्रॉम द अदर मॉड्यूल्स। यानी अगर एक कंपोनेंट ने सॉर्टिंग वाला काम कर दिया है तो वही काम दूसरा कंपोनेंट नहीं कर रहा हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इन द बुक्स यू विल फाइंड आउट कि जी दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू अचीव, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट वेरी इजी थिंग। रीजन बीइंग कि एक मॉड्यूल के ऊपर एक टीम काम कर रही है, दूसरे मॉड्यूल के ऊपर दूसरी टीम काम कर रही है। एट द एंड जो बॉटम लाइन होती है वो होता है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर को आप रिक्वायरमेंट्स तो बता सकते हैं, फंक्शनैलिटी तो बता सकते हैं कि यार कि इस GUI के ऊपर जब क्लिक हो तो हमें डाटा इस फॉर्म के ऊपर चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, लेकिन वो जब क्लिक होने के बाद डाटा ने किस फॉर्म में आना है, जो उसकी इंटरनल लॉजिक है, ये आप प्रोग्रामर को डिक्टेट नहीं कर सकते, या इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप प्रोग्रामर को कोड लिख के दे दें कि भाई इसको इंप्लीमेंट कर दो। अगर वो डिजाइनर नहीं लिख के देना है देन देयर इज नो नीड फॉर द प्रोग्रामर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर विल बी रेपिटेशन, देयर विल बी रिडंडेंसी। आवर एम इज नॉट टू रिड्यूस इट टू 0%, which is practically impossible. Our aim is to reduce it to the minimum level. यानी हम जितना उसको कम से कम कर सकते हैं हम उसे करना चाहिए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। This is what is known as separation of concern principle. Separation of concern जो है ये beside a technical aspect ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल या ह्यूमन बिहेवियर को भी ये टच करता है। वो ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो ह्यूमन माइंड है उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसका भी एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है। यानी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो सारा सिस्टम अकेला ही डिजाइन कर ले, या कोई बहुत ज्यादा उसका दिमाग इतना कोई हाईफाई हो कि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ऑन इट्स ओन अकेले
सही तरीके से हैंडल कर ले, दिस इज अ टोटली रॉन्ग लॉजिक। यानी जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है वो हमें टेक्निकल टर्म में तो गाइड करता ही है, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी है कि जो ह्यूमन है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उसकी भी कुछ सोचने की महदूद किस्म की सलाहियतें हैं, वो उन्हीं को यूज कर सकता है। यानी एक जो यूजर है वो किसी एक हद तक ही डिजाइन कर सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि एक यूजर है उसको हम 100 रिक्वायरमेंट्स दे दें और कहें जी तुम अकेले ही डिजाइन करो और सारी की सारी रिक्वायरमेंट सही भी होनी चाहिए। दिस इज अ टोटली रॉन्ग assumption. दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम्स केम अप कि एक चीज के ऊपर मल्टीपल लोगों की राय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बंदा गलती भी कर सकता है, लेकिन जब एक ही चीज को 2-3 बंदे देखेंगे तो देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ एरर। तो ये एक ह्यूमन फैक्टर को भी उसको टच कर रहा है। अब टू अचीव सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल या टू इंप्लीमेंट सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल, there should be minimum interaction between the components. अब मिनिमम इंटरेक्शन वाली बात बिटवीन द कंपोनेंट्स मैंने लास्ट के लेक्चर में भी की थी, आज लेक्चर में भी कर रहा हूं। अब आज हम ये देखेंगे कि टू अचीव मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी देयर इन प्लेस टू इंप्लीमेंट दिस रूल। एक टर्म है जो हम लोग आज देखेंगे, जो है हाई कोहेजन एंड लूजली कपल्ड। अब कोहेजन क्या चीज है और कपलिंग क्या चीज है, लो कपलिंग क्या होती है, हाई कोहेजन क्या होता है, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन में जाने से पहले आई वुड लाइक कि हम लोग पहले एक एग्जांपल देख लें कि जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जो इंटरनेट आजकल है, इंटरनेट इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब इंटरनेट के अंदर दो चीजें यूजुअली आपको देखने को मिलती हैं। वन इज डेटा, यानी जो आपको नजर आ रहा होता है विच इज व्यूएबल टू द यूजर, और दूसरी चीज जो यूजर को नजर नहीं आ रही होती लेकिन बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है, वो होती है उस डाटा की फॉर्मेटिंग। मतलब जो वेबसाइट के अंदर आपको डाटा नजर आ रहा होता है वो एक फ्रेमवर्क के अंडर आता है और उस फ्रेमवर्क का नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन द वर्ल्ड देयर आर मेनी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक जुमला है, द्रुपल है, ये सारे ओपन सोर्स हैं हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन सिस्टम का काम सिर्फ इतना है कि जो डाटा हमें मिल रहा है या जो डाटा हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं उसको प्रेजेंट करने का क्या तरीकेकार होगा। क्योंकि जो इंटरनली हमारा जो वेब पेज होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है, वो दो हिस्सों के ऊपर उसका ब्रेकअप हुआ होता है। अब मैं लेयर्स की बात नहीं कर रहा, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस लॉजिक लेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाटा लेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लेयर। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर रहा हूं। इंटरनली प्रेजेंटेशन लेयर भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हुई होती है। यानी जो हमारा वेब पेज है उसको हमने दो हिस्सों में उसको ब्रेक किया होता है। एक होता है उसका कंपोनेंट HTML, जो आप सबको पता है, क्योंकि HTML जो है वो हमारे कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बता देता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हमारे कंपोनेंट हमारे वेब पेज का बता देता है HTML हमें कतई ये नहीं बताता कि जब उस डाटा को हमने प्रेजेंट करना है टू द यूजर तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका तरीकेकार क्या होगा। मतलब वो कुछ हमें चीजें तो आइडेंटिफाई कर देता है कि हमने बोर्ड रखना है, उसकी हमने हाइट क्या रखनी है, सेल्स कौन से यूज करने हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पेजेस हैं, इफ वी आर हैविंग मल्टीपल पेजेस, अगर हमारे पास 5-6 पेजेस हैं या 10-12 HTML पेजेस हैं एंड वी वांट कि हर पेज के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो यूनिक रहे या वो कंसिस्टेंट रहे। अब ये काम करने के दो तरीके हैं कि एक तो तरीका ये है कि जो फॉर्मेटिंग हमने एक पेज के ऊपर अप्लाई की हुई है उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लें और दूसरे पेज के ऊपर पेस्ट करते जाएं। और जैसे ही हम लोग सारे पेजेस के ऊपर फॉर्मेटिंग कॉपी कर लें, हम कहें कि हाँ जी हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग को फॉलो कर रहा है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम एक फॉर्मेटिंग को चेंज कर दें, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पहले टेक्स्ट कलर ब्लैक था, हम उसको ब्लू करते हैं तो हमें 12 पेजेस में जाके
हमें ब्लैक कलर को ब्लू करना पड़ेगा। दिस इज वेरी टीडियस टास्क। हो सकता है और कुछ कंपनीज ये करती भी हैं, अगर आपके पेजेस बहुत कम है तो ये होता है, लेकिन अ बेटर अप्रोच वुड बी कि हम जितना भी हमारा फॉर्मेटिंग का स्टाइल है, जितना भी हमारा फॉर्मेटिंग का तरीका है, वो बजाय हम लोग 12 पेजेस के अंदर फॉर एग्जांपल कॉपी करने के एक जगह डिफाइन कर दें और फिर 12 पेजेस के ऊपर वो एक पेज को अप्लाई कर दें, जिसको हम लोग CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब यहां पे आपको बिल्कुल सेपरेशन ऑफ कंसर्न नजर आ रहा होगा कि वी आर नाउ सेपरेटिंग द डेटा, मतलब HTML, फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन, दैट इज CSS। CSS का काम अब डेटा की हैंडलिंग नहीं है और HTML का काम फॉर्मेट की हैंडलिंग नहीं है। HTML का काम ही है कि उसने सिर्फ ये देखने के डेटा को आउटपुट कैसे करवाना है, यानी हमारे पास जब डेटा आ गया तो हमने टैग कौन कौन से लगाने हैं, बॉडी का टैग लगाना है, या हमने टेबल बनाना है, या हमें लिस्ट बनानी है, या जो भी हमने फ्रेम यूज करने हैं। लेकिन उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के अंदर, यानी फ्रेम्स, हमारे टेबल्स, लिस्ट, उन फ्रेम्स के अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो अब HTML नहीं करेगा, वो अब काम करेगा हमारा CSS, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम एक दफा अपना सारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट डिफाइन कर देंगे, एक मतलब अपने पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेट डिफाइन कर देंगे, और उसके बाद हम उस फॉर्मेट को हर उस पेज के ऊपर लगा देंगे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी रादर देन मेंटेनिंग अ वन लार्ज मैसी फाइल ऑफ HTML जिसके अंदर फॉर्मेट भी हुआ है, जिसके अंदर हमारा डाटा भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारी और चीजें भी मौजूद हैं, हमने एट द फर्स्ट ग्लांस सेपरेट कर दिया डेटा को, यानी HTML को, फ्रॉम दैट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये अब मैंने आपको अभी बात बताई है एप्लीकेशन लेयर की या यूजर इंटरफेस लेयर की। अब इस डिस्कशन के बाद नाउ वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन के लूजली कपल्ड और हाईली कोहेसिव, ये जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल हम लोग यूज करेंगे, दैट इज लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। अब ये हमारा आखिरी सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्राइटेरिया भी है, यानी आपको यहां पे ये नजर आ रहा होगा कि जो फोकस्ड क्राइटेरिया था, यानी हमारे क्राइटेरिया के अंदर जो फोकस वाला क्राइटेरिया था, उसको अचीव करने के लिए भी हमें लूजली कपल्ड और हाई कोहेजन वाली चीज को डिस्कस करना है, और जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला प्रिंसिपल है उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू अप्लाई लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव रूल। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कपलिंग है क्या, व्हाट इज कपलिंग। कपलिंग किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। अब आई जस्ट वांट टू रिकैप हियर कि डिजाइन और टेक्सोनॉमी में हमने एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था, और हमने दो तरह की एब्स्ट्रैक्शन देखी थी, एक इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन देखी थी और एक हमने एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन देखी थी। अभी जो हम लोग बात अपने साइड डिस्कशन करेंगे वो हम लोग फोकस करेंगे एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन की एक्सटेंशन के ऊपर, यानी जो कपलिंग है वो फोकस करती है एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि कपलिंग इज बेसिकली इट इज अ डिस्कशन ऑन द डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स, यानी हमारे पास एक मॉड्यूल ए है और एक मॉड्यूल बी है, वो आपस में कितनी हद तक डिपेंडेंट है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, और वो हाईली कपल्ड है, लो कपल्ड है, डिपेंडेंसी उनकी आपस में बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। ये जो एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन है उसको अचीव करने के लिए हम लोग कपलिंग की चीज को डिस्कस करेंगे। अब लूजली कपल्ड क्या होता है वो हम अभी देखेंगे आज के लेक्चर में। पहले हम ये देखते हैं कि कपलिंग क्या चीज है। जो डायग्राम आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोस नजर आ रहे हैं। सबसे पहली डायग्राम है जो आपको ये कहती है कि देयर इज नो डिपेंडेंसी। नो डिपेंडेंसी मीन देयर इज नो कपलिंग, यानी हमारे पास 4 सेपरेट डिसजॉइंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं और 4 कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग नो रिलेशनशिप एट ऑल, मीन जीरो कपलिंग। दूसरी डायग्राम जो है वो आपको यह बता रही है कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं एंड दे आर हाईली कपल्ड, मतलब आपको उनके दरमियान बहुत ज्यादा एरोज नजर आ रहे होंगे।
हाईली कपल्ड से मुराद ये होती है देयर इज टू मेनी या देयर इज टू मच इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स, यानी मॉड्यूल ए ने अगर कोई काम कंप्लीट करना है तो उसकी डिपेंडेंसी मॉड्यूल बी के ऊपर बहुत ज्यादा है, या मॉड्यूल सी के ऊपर बहुत ज्यादा है, या मॉड्यूल डी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो दिस इज हाईली कपल्ड। अब तीसरी डायग्राम जो है वो आपको ये बताती है कि विच इज अ लूजली बाउंडेड मॉड्यूल्स या लूजली कपल्ड मॉड्यूल। मतलब हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर ना तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, ना बिल्कुल ही डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर हैविंग सम डिपेंडेंसी बट दे आर हैविंग वेरी वीक डिपेंडेंसी, वेरी लूजली कपल्ड डिपेंडेंसी। नाउ कपलिंग के अंदर बेसिकली वी वांट टू अचीव लूज कपलिंग। उसकी दो तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि अभी तक हम ये डिस्कशन करते आए हैं कि जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स डिजाइन करें या जितने भी हम लोग सब सिस्टम्स को हम डिजाइन करें, दे शुड बी एबल टू रन इंडिपेंडेंटली, दे शुड बी एबल टू execute on their own without any external help, or we should be able to test each module या subsystem independently। अगर मॉड्यूल्स की आपस में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी जो कि बहुत हाई कपलिंग को शो करती है, तो उस वक्त हम लोग टेस्टिंग कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, हम मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो मॉड्यूल है उसने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी उस मॉड्यूल ने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। सो व्हाट आवर एम इज टू हैव अ वेरी लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चार अलग मॉड्यूल हैं उनमें कोई आपस में बातचीत ही नहीं है, या हमारे चार ऐसे मॉड्यूल हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। हमें चाहिए वीक कपलिंग यानी लूज कपलिंग। दिस इज व्हाट वी डिजायर, बिकॉज अगर हम लूजली कपल्ड या लूज कपलिंग को अचीव कर लेते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ हैविंग अ गुड डिजाइन। अब आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑन अ लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स, हम ये देखते हैं कि हम डिजायर क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि हाईली कपल्ड मॉड्यूल्स आर नॉट डिजायरेबल, व्हाट वी डिजायर इज अ लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स। रीजन कि आपस में उनकी डिपेंडेंसी कम होगी, उनको मैनेज करना आसान होगा, उनकी मेंटेनेबिलिटी इजी होगी। दूसरी चीज, जो लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स होते हैं या लूजली कपल्ड जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, दे बेसिकली प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल, यानी जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला रूल हमने पढ़ा था उसको भी अचीव करने के लिए हमें लूज कपलिंग चाहिए होती है, क्योंकि जो एसेंस है सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल का वो ये है कि वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द डिपेंडेंसीज बिटवीन द टू सबसिस्टम्स या टू मॉड्यूल्स। तो दिस बेसिकली आल्सो प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि कपलिंग आपको है क्या बेसिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, या दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। दोनों कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब दोनों कंपोनेंट्स में एक फंक्शनैलिटी कॉमन आ गई ऐसी कि कंपोनेंट ए ने भी कुछ डेटाबेस से इंटरेक्शन करनी है और कंपोनेंट बी ने भी कुछ डेटाबेस से इंटरेक्शन करनी है। अब ये चीज अचीव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम डेटाबेस की जो इंटरेक्शन वाला सॉफ्टवेयर का कोड है या डेटाबेस इंटरेक्शन वाली चीज है वो हम कंपोनेंट ए का भी पार्ट बना दें और उसको वही कोड हम लोग रेप्लिकेट कर दें कंपोनेंट बी के अंदर। तो इससे होगा ये कि हमारा काम तो हो जाएगा लेकिन डिपेंडेंसी रेप्लिकेट होगी, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रिडंडेंट हो जाएगी। दूसरी अप्रोच ये होगी कि हम डेटाबेस की जो इंटरेक्शन वाला कंपोनेंट है या जो डेटाबेस की इंटरेक्शन वाला कोड है उसको एक सेपरेट कंपोनेंट में ले जाएं और फिर वो वाला कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को उसके ऊपर एक्सेस दे दें। दिस इज जस्ट लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे जो कंपोनेंट ए और बी हैं, दीज आर जस्ट लाइक वेब ब्राउजर जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में है, और जो हमारा कंपोनेंट सी है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन की फंक्शनैलिटी
को इनकैप्सुलेट किया हुआ है उसने अपने अंदर, दैट इज CSS फाइल जो कि अप्लाई हो रही है बाकी दो मॉड्यूल्स के अंदर। हमारे केस में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी कंपोनेंट सी की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये एक एग्जांपल है कपलिंग की कि दो मॉड्यूल्स एक्सेस कर रहे हैं एक कॉमन और तीसरे मॉड्यूल को टू अचीव अ कॉमन फंक्शनैलिटी। हमने रेप्लिकेशन को खत्म किया, हमने रिडंडेंसी को खत्म किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज अ रेंज ऑफ कपलिंग। रेंज ऑफ कपलिंग का दूसरा नाम डिग्री ऑफ कपलिंग भी होता है। अब यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक एरो नजर आ रहा होगा जो ये शो कर रहा है कि लो कपलिंग से हाई कपलिंग की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो उस वक्त हमें किस लेवल की कपलिंग अचीव करनी होती है। यानी एट द बॉटम आपको नजर आ रही होगी कि देयर इज नो कपलिंग, मीन दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ कपलिंग। फिर आपको नजर आ रही होगी डाटा कपलिंग, फिर आपको नजर आ रही होगी स्टेम कपलिंग। ये दो जो कपलिंग है, आई मीन डाटा कपलिंग और स्टेम कपलिंग, दीज टू रिलेट टू लो या लोएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग। दिस इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू अचीव। और जो एरो के ऊपर वाले तीन आपको कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे, मतलब कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग और कंटेंट कपलिंग, दीज थ्री लेवल ऑफ कपलिंग इज हाईली अनडिजायरेबल। ये हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं, दे डू एग्जिस्ट। नाउ अब यहां पे आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करेंगी जो हमें नहीं चाहिए होती, which we don't want them to exist, but due to the internal logic, due to the engagement of multiple level of people, I mean प्रोग्रामर बहुत ज्यादा है, सिस्टम डिजाइनर बहुत ज्यादा है, हर जो हमारा वर्कर है या जो हमारा टीम मेंबर है उसकी लॉजिक अपनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सारे के सारे वर्कर लूजली कपल्ड मॉड्यूल डिफाइन करेंगे या हमारे सारे के सारे कपल जो हमारे टीम मेंबर हैं वो बड़े हाईली कपल्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें होंगी जो हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, हमें करनी पड़ेंगी। यानी अगर कुछ हमारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो बहुत हाईली कपल्ड हैं, लाइक उनके अंदर कंटेंट कपलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो किस की बुनियाद पे हम ये अचीव कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि हमें एट टाइम हाई कपलिंग डिजायरेबल हो जाए टू अचीव अ सब टास्क, तो उस वक्त हम वी विल हैव अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यानी कुछ हमें डिजाइन डिसीजंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हम इन सारी डिग्रीज की जो जो हमारे सारे लेवल हैं कपलिंग के, वो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, और आई विल ट्राई कि हम एग्जांपल्स के साथ हर लेवल को डिस्कस करें ताकि आपको एक क्लियर किस्म की आपको व्यू मिले कि कंटेंट कपलिंग रियल टाइम में कैसे होती है, और प्रैक्टिकली जब आप लोग कोडिंग कर रहे होंगे या अपने सिस्टम का डिजाइन बना रहे होंगे, यू विल फील कि ये चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते। यानी इट इज जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, इट इज लाइक अ नेसेसरी इवल कि वी नो इट इज अ प्रॉब्लम बट वी कैन नॉट या वी शुड नॉट रिमूव इट बिकॉज उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग है, जो हमारी एरो के टॉप के ऊपर थी, डिग्री जो हमारी थी, वो है हमारी कंटेंट कपलिंग। अब जो कंटेंट कपलिंग है वो बेसिकली इस चीज को रेफर कर रही है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। जो एक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल ए है वो कंपोनेंट बी के डाटा को डायरेक्टली चेंज कर रहा है। यानी एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए है मॉड्यूल बी के अंदर, जो मॉड्यूल ए है वो कुछ सिनेरियोस के अंदर या कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर मॉड्यूल बी की उस इंटीजर ए को डायरेक्टली जाके चेंज कर रहा है। दिस इज द मोस्ट अनडिजायरेबल एंड मोस्ट अनसिक्योर थिंग। यानी आप एक फॉर एग्जांपल एक क्लास के एक डाटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं विदाउट इट्स ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन से मेरी मुराद ये है कि आपने मॉड्यूल बी की डिपेंडेंसी या आप समझिए कि मॉड्यूल ए को इतने हद तक आपने लेवरेज दिया हुआ है कि वो दूसरे कंपोनेंट के इंटरनल
डेटा मेंबर को जाके चेंज कर रहा है। दिस इज नॉट व्हाट वी डिजायर्ड एंड दिस इज टोटली अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन एट टाइम दिस थिंग डू एग्जिस्ट। क्यों? इससे क्या होता है कि जो हमारे लोकल डाटा मेंबर हैं, जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, वो अनस्टेबल हो जाएंगे और कंपोनेंट बी के। क्यों? क्योंकि उनको चेंज करने वाला सिर्फ कंपोनेंट बी अब नहीं है, उसको चेंज करने वाला कंपोनेंट ए भी मौजूद है। मतलब अब कंपोनेंट बी को अपने इंटरनल मैकेनिज्म को भी देखना है और कंपोनेंट बी को यह भी ट्रैक रखना है अपने पास कि किस वक्त कंपोनेंट ए उसके डाटा मेंबर को चेंज कर रहा है। मतलब एक कंपोनेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरे कंपोनेंट को हमने एक्सेस दे दिया। दिस इज वेरी अनसिक्योर वे ऑफ डिजाइनिंग टू कंपोनेंट्स, लेकिन ये है, एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल कपलिंग बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ कंटेंट कपलिंग, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो हमने अभी कंटेंट कपलिंग की डिस्कशन की है वो उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई है जिसके बाद हमने दो मॉड्यूल डिफाइन किए हैं। एक मॉड्यूल का काम ये है कि वो कस्टमर का जितना भी डेटा है, कस्टमर का जितना भी प्रोफाइल है, उसको उसने स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। यानी उस मॉड्यूल का काम ये है कि वो स्टोरेज करता है डेटाबेस के अंदर सारे प्रोफाइल्स कस्टमर की, यानी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, ईमेल, जितना भी बेसिक किस्म का डाटा है कस्टमर का, वो फॉर एग्जांपल मॉड्यूल ए की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जो मॉड्यूल बी है उसका काम ये है कि उसने एक पर्टिकुलर कस्टमर को सर्च करना है फ्रॉम मॉड्यूल ए, और सर्च करने के बाद उस कस्टमर को उसने डिस्प्ले कर देना है अगर तो कस्टमर फाइंड हो जाता है। अगर फाइंड नहीं होता कस्टमर मॉड्यूल बी को फ्रॉम मॉड्यूल ए, तो उसने वो कस्टमर, एक नया कस्टमर उसने ऐड करना है जो कि वो सर्च कर रहा है। तो अब इसके अंदर एक टेक्निक तो ये है कि मॉड्यूल जो हमारा बी है जो कि सर्चिंग कर रहा है, उसने रिक्वेस्ट पुटअप की मॉड्यूल ए को कि जी आई एम लुकिंग फॉर एग्जांपल अली। अगर वो अली कस्टमर को सर्च कर रहा है, उसने मॉड्यूल बी को रिक्वेस्ट दी कि मुझे ये बताओ कि कस्टमर अली तुम्हारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब अगर मॉड्यूल ए उसको रिस्पॉन्स करता है कि अली इज नॉट देयर, अली नॉट फाउंड, या अली मौजूद नहीं है, अब यहां पे मॉड्यूल बी जो है वो डायरेक्टली ऐड कर रहा है कस्टमर की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर। अब ये काम मॉड्यूल ए का था, क्योंकि जो मॉड्यूल ए है उसका काम ये था कि टू मेंटेन द रेपोजिटरी ऑफ ऑल द कस्टमर्स। अब यहां पे आप देखें कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबल कपलिंग हो रही है कि कंपोनेंट बी का काम था सर्चिंग का, लेकिन उसने कंपोनेंट ए के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके चेंज कर दिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज से मेरी मुराद ये है कि उसने जाके डाटा खुद से राइट कर दिया है। डाटा राइट से मेरी मुराद उसके स्ट्रक्चर की वैल्यूज को लिखना नहीं है, इससे मेरी मुराद ये है कि उसने एक जाके डेटाबेस में नई रो ऐड कर दी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले हमारे पास 10 क्लाइंट थे, अब इस एक्शन के बाद 11 हो गए हैं। यहां पर जो पॉइंट आपको समझना है वो ये समझना है कि जो एडिशन ऑफ अ कस्टमर है इनटू द डेटाबेस वो मॉड्यूल ए का काम था, लेकिन ये काम जो परफॉर्म किया है वो मॉड्यूल बी ने किया है। तो हुआ क्या? इंटरफेरेंस हुई, आउटसाइड इंटरफेरेंस हुई इन मॉड्यूल ए फ्रॉम मॉड्यूल बी। यानी मॉड्यूल बी ने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए मॉड्यूल ए में इंटरफेयर किया और जाके वहां पे एक नया रिकॉर्ड सेट एंटर कर दिया, नई रो उसने ऐड कर दी। दिस इज हाईली अनडिजायरेबल। रीजन कि अब हमें ये श्योर ही नहीं है कि मॉड्यूल ए जो है क्या वो सोली रिस्पॉन्सिबल है डाटा की मैनेजमेंट के लिए, या कोई और एक्सटर्नल एंटिटीज भी हैं। मतलब वीक है, अगर कोई खुदा ना खासा हमारे डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने जब वो प्रॉब्लम को फिक्स करना है या जब हमने उसके अंदर बग हमने खत्म करना है, तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि क्या हम सिर्फ मॉड्यूल ए की फंक्शनैलिटी को देखें या किसी और मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को भी देखें, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि इसमें डाटा और कौन कौन से मॉड्यूल राइट कर रहे हैं। हो सकता है मॉड्यूल सी भी कर रहा हो सकता है मॉड्यूल डी भी कर रहा हो। तो हाईएस्ट जो कपलिंग है या हाई कपलिंग जो है
उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि वी आर अनएबल टू ट्रैक द प्रॉब्लम, वी आर अनएबल टू ट्रैक द बग, हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और सबसे जो बड़ी वॉयलेशन है वो वॉयलेशन सिक्योरिटी की है कि जो इंटरनल डाटा मेंबर थे मॉड्यूल ए के, वो मॉड्यूल बी ने डायरेक्टली जाके राइट कर दिए हैं, डायरेक्टली जाके चेंज कर दिए हैं। दिस इज हाईली अनडिजायरेबल, क्योंकि वी शुड नॉट अलाउ इंट्रूजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एनी अदर मॉड्यूल। हम इंट्रूजन कभी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर अलाउ नहीं करते, क्योंकि इट विल ऑलवेज लीड टू सम अनकंसिस्टेंट आउटपुट। अब ये सिनेरियो 1 था। सिनेरियो 2 वुड बी, रिक्वायरमेंट सेम है कि मॉड्यूल बी का काम है सर्चिंग का, मॉड्यूल ए का काम है कि वो कस्टमर के डाटा को मेंटेन करे, ऐड, अपडेट, डिलीट, ये सारी फंक्शनैलिटी मॉड्यूल ए का काम है। अब मॉड्यूल बी ने दोबारा सर्चिंग परफॉर्म की, उसने देखा कि जी कि उसने मॉड्यूल ए को रिक्वेस्ट की कि मुझे कस्टमर अली का डाटा दो। सेम रिजल्ट आया कि मॉड्यूल ए ने ये कहा कि अली नॉट फाउंड। अब जो मॉड्यूल बी है उसने अली को ऐड करना है। अब पिछले सिनेरियो में तो मॉड्यूल बी ने जाके खुद ही डाटा ऐड कर दिया था कंपोनेंट ए के अंदर। अब इस सिनेरियो के अंदर मॉड्यूल ए ने एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है। आई रिपीट, मॉड्यूल ए ने, जो कि कस्टमर वाला कंपोनेंट था, उसने एक पब्लिक इंटरफेस दे दिया है। पब्लिक इंटरफेस से मुराद है कि उसने एक पब्लिक मेथड दे दिया है बाकी तमाम मॉड्यूल्स को, इंक्लूडिंग मॉड्यूल बी, कि इफ यू वांट टू ऐड सम डाटा इनटू द कस्टमर डेटाबेस, प्लीज कॉल ऐड कस्टमर मेथड। नाउ जो ऐड कस्टमर मेथड है, इट इज एन इंटरफेस। पिछले लेक्चर में मैं आपको बार बार ये कहता रहा हूं कि दो मॉड्यूल्स आपस में जब भी कम्युनिकेशन करेंगे, दिस कम्युनिकेशन शुड बी थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो अब इसका बेटर वर्जन ये है कि रादर देन के मॉड्यूल बी जाके मॉड्यूल ए के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाके छेड़े या इंटरनल स्ट्रक्चर को जाके वो चेंज करे, वो करेगा क्या कि वो मॉड्यूल ए के मेथड को या एक मॉड्यूल ए के इंटरफेस को यूज करते हुए, इंटरफेस मेथड जो उसने प्रोवाइड किया मॉड्यूल ए ने, उसको यूज करते हुए ऐड कस्टमर के मेथड को कॉल करेगा और उस मेथड के अंदर अपने पैरामीटर पास कर देगा कि जी कस्टमर आईडी आप 1 को ऐड कर दें, नाम उसका अली है, ईमेल उसका XYZ है, एड्रेस उसका XYZ है, एंड सो ऑन। यानी हर वो चीज जो पहले मॉड्यूल बी खुद जाके इंसर्ट कर रहा था, खुद जाके ऐड कर रहा था कस्टमर के टेबल में, वो अब एडिशन हो रही है वाया अ पब्लिक इंटरफेस। इससे हमने अचीव क्या किया? सबसे बड़ी चीज हमने अचीव की सिक्योरिटी। दूसरी चीज हमने अचीव की कि इंट्रूजन हमने बिल्कुल खत्म कर दी, यानी जो कपलिंग हो रही थी, हाईएस्ट पॉसिबल कपलिंग हो रही थी, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। और तीसरी चीज हमने ये अचीव की कि नाउ वी आर श्योर कि मॉड्यूल ए के अंदर या कस्टमर डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा ऐड हुआ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ए ही है, क्योंकि कोई आउटसाइड कंपोनेंट डायरेक्ट डाटा ऐड कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली हमने हाईएस्ट कपलिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया विद अ इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ आवर डिजाइन। कपलिंग इज देयर, लेकिन अब उतनी ज्यादा नहीं जितनी वो अब पहले होती थी, और अनसिक्योर भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ कपलिंग को स्टार्ट किया है, उसके ऊपर हमने कंटेंट कपलिंग देखी है, और अगले लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।